हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो परमाणु मॉडल के बारे में है। परमाणु के बारे में, परमाणु की डिस्कवरी होने के बारे में बाद उसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मॉडल दिए और उनको ही हम परमाणु मॉडल के नाम से पुकारते हैं। और इसमें सबसे पहला मॉडल दिया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था 1898 में। उसको थॉमसन का पुडिंग मॉडल बोलते हैं। पुडिंग यानी कि ये मॉडल जो था एक जैसे तरबूज होता है, तरबूज के अंदर चारों तरफ एक द्रव्यमान होता है और उसके अंदर द्रव्यमान बाहर का जो पोर्शन होता है, बाहर का जो भाग होता है वो हरे रंग का होता है और उसके अंदर लाल रंग का द्रव्यमान भरा हुआ होता है पूरा का पूरा। और उस लाल रंग के द्रव्यमान में जगह जगह काले काले बीज धसे हुए होते हैं। इसी तरीके से थॉमसन ने भी बताया कि जो परमाणु का अंदर का जो लाल द्रव्यमान होता है वो पूरा धनावेशित भाग होता है। ये जो सारा द्रव्यमान दिखाई दे रहा है इसकी तुलना, परमाणु की तुलना एक तरबूज से की है। परमाणु इस तरीके से बना हुआ होता है जैसे कि तरबूज बना हुआ होता है। इसके अंदर जो लाल द्रव्यमान होता है वो पूरा का पूरा धनावेशित भाग होता है और जगह जगह जो बीज धसे हुए होते हैं उनकी तुलना, यानी कि बीजों की तुलना रदरफोर्ड थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों से की थी। जिस तरीके से परमाणु के द्रव्यमान के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं उसी तरीके से जो तरबूज होता है, तरबूज के लाल द्रव्यमान के अंदर बीज धसे हुए होते हैं। तो इसने इसको मॉडल को थॉमसन पुडिंग मॉडल का नाम दिया। तो इस मॉडल के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए? निष्कर्ष ये था कि समस्त धनावेश जो होता है परमाणु के अंदर, पूरा का पूरा जो धनावेश होता है एक सूक्ष्म गोले यानी 10⁻³ मीटर त्रिज्या के रूप में फैला हुआ होता है। ये जो पूरा गोला होता है, जो तरबूज के अंदर लाल रंग का द्रव्यमान होता है उसकी तुलना धनावेश से की गई है और ये धनावेश जो होता है पूरे परमाणु के अंदर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के रूप में फैला हुआ होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की यह व्यवस्था एक स्थायी संरचना प्रदान करती है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश जो होता है आपस में आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जिससे परमाणु जो होता है स्थायी हो जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से वितरित रहता है। पूरा द्रव्यमान जो होता है पूरे परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी जगह जगह धसे हुए होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं और उसी तरीके से पूरा का पूरा धनावेश जो होता है पूरे परमाणु के ऊपर फैला हुआ होता है। अब इस थॉमसन मॉडल की क्या क्या कमियां थी, क्या क्या चीज़ें थॉमसन मॉडल बता नहीं पाया? तो परमाणु का ये मॉडल विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा। विद्युत उदासीनता का मतलब क्या होता है? मतलब इसके अंदर जो धनावेश होता है पूरा वो ऋणावेश के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है, जिससे परमाणु जो होता है पूरी तरह से विद्युत उदासीन हो जाता है। लेकिन रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग या परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस मॉडल के आधार पर क्या क्या बताया जा सकता है? इस मॉडल के आधार पर परमाणु की विद्युत उदासीनता को समझाया जा सकता है और क्या क्या नहीं बताया जा सकता। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग नहीं बताया जा सकता और परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम भी नहीं बताया जा सकता है। ऋणावेशित कणों को धनावेशित भाग से एक साथ रहने की व्याख्या करने में असफल रहा। इस परमाणु मॉडल के आधार पर ऋणावेशित कणों को धनावेशित भाग में, ये जो जगह जगह ऋणावेश आपस में धसा हुआ है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ऋणावेश, इन दोनों में आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल भी लगेगा और पूरा का पूरा धनावेश एक ही जगह इकट्ठा रहता है तो उसमें प्रतिकर्षण बल क्यों नहीं लगता है या आकर्षण बल किस आधार पर लगता है? तो ये सभी चीज़ें इस मॉडल के द्वारा समझाई नहीं जा सकती हैं और इससे आगे की जो दूसरे परमाणु मॉडल दिए हैं उनके द्वारा ये सब चीज़ें समझाई गई। थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए, परमाणु के अंदर मूल कणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रयोग किया जिसको हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इन्होंने 1911 में अल्फा कण का प्रकीर्णन किया।
यानी कि इस प्रयोग को अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने एक लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम को रखा और इसको एक पतले से छिद्र से स्लिट से गुजारा। तो जैसे इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलते हैं और ये अल्फा कण जो हैं यहाँ पर एक स्वर्ण की पतली पन्नी से गुजारे गए। यहाँ पर एक स्वर्ण की बहुत बारीक सी पतली सी पन्नी लगाई गई और इसके सामने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया। तो ये अल्फा कण जैसे एक छोटे से छेद से निकल के चलते हैं और स्वर्ण के पर्दे पतली पन्नी पर गिरते हैं, उससे निकल के सीधे जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक चमक पैदा करते हैं, स्फुरण पैदा करते हैं, प्रतिदीप्ति पैदा करते हैं। तो इस प्रयोग को हम कहते हैं अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या क्या परीक्षण किए? उसने देखा कि 90% अल्फा कण जो हैं धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल गए, यानी यहाँ से निकलने वाले जो अल्फा कण थे उनका 90% भाग जो है इस सोने की जो पतली पन्नी है इसके आर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अल्प विक्षेपित हो गए, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए, इधर से इधर चले गए। और कुछ अल्फा कण जो कि मात्रा में बहुत कम थे वो अपने मार्ग से दीर्घ विक्षेपित हो गए, यानी उनका जो विक्षेपण था वो 90 डिग्री से अधिक था, यहाँ से ऐसे चले गए। और बहुत ही कम अल्फा कण जो हैं अपने मार्ग से 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। तो ये तीनों परीक्षण रदरफोर्ड ने किए थे और क्या क्या उसने इससे निष्कर्ष निकाला, क्या क्या उससे परमाणु मॉडल बताया, अभी डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग के निष्कर्ष। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन से क्या क्या निष्कर्ष निकाले उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसने देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो हैं वो स्वर्ण की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु के मध्य में एक खोखला भाग है जिसको हम नाभिक कहते हैं, यानी कि जब अल्फा कण जो है आर पार निकले इसका मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ कोई खोखला भाग है जिसको बाद में नाभिक का नाम दिया गया। कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्र के निकट जाके अपने मार्ग से बहुत अधिक विक्षेपित हो गए, अतः इसका मतलब परमाणु के मध्य में जो भाग होता है जिसको नाभिक का नाम दिया गया वो भाग धनावेशित होता है, क्योंकि अल्फा कण के ऊपर भी धनावेश होता है और उस भाग के ऊपर भी धनावेशित होने के कारण वे अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित होकर अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए हैं। लेकिन ऐसे अल्फा कणों की संख्या कम थी और इस धनावेशित भाग को बाद में नाभिक का नाम दिया गया। विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी, अतः भारी धनावेशित भाग का जो आयतन है वो परमाणु के भाग के आयतन से बहुत छोटा है, यानी कि नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के आयतन का 10⁻⁻15वां भाग है, यानी जो नाभिक का आयतन होता है वो परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत छोटा होता है। और धातुओं के नाभिक पर उपस्थित धनावेश भी अलग अलग होता है, यानी कि सब अलग अलग धातुओं के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अब अपने नाभिकीय परमाणु मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा अल्फा किरणन प्रकीर्णन द्वारा क्या क्या बिंदु दिए हैं उन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। यह धनावेशित नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, यानी कि परमाणु का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, वो गोल होता है, विद्युत उदासीन होता है और धनावेशित नाभिक यानी कि नाभिक के ऊपर धनावेश होता है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं के अंदर गति करते रहते हैं। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो खोखला होता है, उसको नाभिक का नाम दिया गया। विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों में धनावेशों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग परमाणु, धातु, अधातु, उपधातु सबके नाभिक के अंदर जो धनावेश होता है, प्रोटॉन होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर लगातार गति करते रहते हैं
और नाभिक पर धनावेश जो होता है वो कुल ऋणावेश के बराबर होता है, जिसकी वजह से नाभिक यानी परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। अगर आवेश कम या ज़्यादा हो जाता है, ऋणावेश और धनावेश में कमी आ जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी वजह से आयन का निर्माण होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 10 की घात -15वां भाग होता है। नाभिक जो होता है परमाणु के आकार का 10 की घात -15वां भाग होता है। और रदरफोर्ड के इस मॉडल को सौर मॉडल या ग्रही मॉडल भी कहते हैं, प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल की जो कल्पना है वो सौर मंडल से की गई है। जिस तरीके से सूर्य एक जगह स्थिर होता है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह जो होते हैं परिक्रमा लगाते रहते हैं, और ये सभी ग्रह जो हैं आपस में एक दूसरे के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो इसी वजह से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल या ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड के मॉडल की क्या क्या कमी थी, क्या क्या सीमाएं थी? तो पहला पॉइंट है कि रदरफोर्ड जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है जिसके ऊपर धनावेश होता है, इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और इनके साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है लगातार घूमता रहता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूमता रहता है नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के घूमते रहने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है कम होती चली जाएगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर गिर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो स्पिन ऊर्जा होती है, स्पिन एनर्जी होती है, चक्रण ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, परमाणु नष्ट कभी होता ही नहीं है। तो इसका कारण जो है रदरफोर्ड सही से समझा नहीं पाया कि परमाणु जो है क्यों स्थायी होता है। अगर रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड के अनुसार देखा जाए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार देखा जाए तो परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु नष्ट नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाया। दूसरे पॉइंट पे रदरफोर्ड का जो मॉडल है नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सही रूप से समझा नहीं पाया कि नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं और उनके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कोई जानकारी नहीं दे पाया। तो ये कुछ कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल की जिनको वो समझा नहीं पाया। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में आगे का पोर्शन जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।